नमस्कार बच्चों। एएम एग्रीकल्चर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है ना। तो आज हम लेके आए हैं कक्षा 12वीं में जो व्यावसायिक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत फ्लोरिकल्चरिस्ट के बारे में समझते हैं हम आज, है ना। तो जो दिया हुआ है आप लोगों के सिलेबस में, तो इसे हम किस प्रकार से समझते हैं इनके बारे में और भी जो जानकारियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है इकाई 1 में, है ना, जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है आपका वाणिज्य फूलों की फसलों की खेती, है ना। वाणिज्य फूलों की फसलों की खेती, जिसका हिंदी में और एक नाम दिया हुआ है जिसे देख पा रहे होंगे, व्यावसायिक पुष्प फसलों की खेती। और इसका जो इंग्लिश नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है बेटा? कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल फ्लावर क्रॉप, है ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है इनको हम जान लेते हैं। व्यावसायिक फूल बोलते किसे हैं? यानी ऐसे फूल जिनका हम व्यापार के उद्देश्य से, है ना, खेती करते हैं, या बड़े पैमाने पे जो खेती की जाती है, जिसमें हम व्यावसायिक रूप से, जिसमें अपनी लाभ के लिए जो खेती करते हैं, उसे कहते हैं हम व्यावसायिक फूलों की खेती, है ना। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ है, कुछ बातें दी हुई है उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, फूलों की फसल उगाना व्यावसायिक कमर्शियल फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फ्लोरिकल्चर सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत जो व्यावसायिक जो यानी फूलों की खेती है ना, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर में विभिन्न चीज़ें होती है जिसके अंतर्गत एक व्यावसायिक खेती है जो फूलों की है, एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में बताया गया है। इसके बाद में फूलों की एक ऐसी कई फसलें हैं जो कटे हुए फूल, है ना, खुले फूल बीज उत्पादन के लिए उगाई जाती है। मतलब जो फसलें होती है ना, फूल की, उन्हें हम कैसे कैसे उगा सकते हैं? एक तो कट फ्लावर के रूप में या कटे हुए फूल के लिए, फिर खुले फूल के लिए और बीज के लिए। यानी इसका मतलब क्या है? कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको हम माला के रूप में उगाते हैं, है ना, माला बनाने के लिए। या फिर खुले फूल का उपयोग कैसे करते हैं? सजावट, या फिर जो देवी देवता जो अपने, है ना, इन पे चढ़ाने के लिए जो उपयोग किए जाते हैं, उनमें खुले फूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में जो दिया हुआ है, फूलों की व्यावसायिक खेती फ्लोरिकल्चर, है ना, धार्मिक, सामाजिक और सजावट के लिए फूलों के उत्पादन और विपणन का एक लाभदायक कृषि व्यवसाय है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो खुले खुले फूल जो हैं, है ना, वो क्या है? हमारे धार्मिक, सामाजिक और सजावट के लिए उत्पादन और विपणन का एक लाभदायक कृषि व्यवसाय है। मतलब इससे हमें क्या मिलती है बच्चों? हमें इसके माध्यम से व्यवसाय मिलता है। व्यवसाय करने से हमें क्या होता है? धन की प्राप्ति होती है या आय प्राप्त होती है ना। तो इसलिए क्या, कैसा बिजनेस या व्यवसाय है? लाभप्रद है या लाभदायक कह सकते हैं। ठीक है। जो पारंपरिक खेती की तुलना में कम समय, 100 दिन में अधिक आय देता है। मतलब जो फूलों की खेती होती है वो कैसी होती है? अधिक लाभ होती है। मतलब पारंपरिक खेती, जैसे जो हम खेती कर रहे हैं अनाज वाली फसलों, उनकी तुलना में जो पारंपरिक खेती की तुलना में व्यावसायिक जो फूलों की खेती, ये कैसी है? अधिक लाभदायक है या अधिक आय देने वाली है। जैसे कि इसमें कौन सी चीज़ दी हुई है? जैसे कि गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा जैसे फूल उगाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य फूल भी हम लगा सकते हैं, जिन्हें
खुले खेत या पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में उगाया जाता है ना। जो पॉली हाउस ग्रीन हाउस क्या होते हैं? पॉली हाउस मतलब यह एक जो पॉलीथीन बैग से एक तैयार हुआ बड़ा सा बैग घर होता है, उसे कहते हैं पॉली हाउस। ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? जो नेट के माध्यम से, जो हरी जो नेट होती है उसके माध्यम से एक घर नुमा संरचना को तैयार किया जाता है, उसे कहा जाता है ग्रीन हाउस या नेट हाउस। ठीक है। और आधुनिक तकनीक व बेहतर प्रबंधन से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या हो सकता है कि अधिक जो नई नई टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करके किसानों की जो आय है और कमाई को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से खेती को प्रबंध या मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके बाद हम समझेंगे और एक पॉइंट दिया हुआ है आपके इसमें, है ना। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त कृषि जलवायु परिस्थितियों का ज्ञान आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई खेती कर रहे हैं तो उसकी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, जलवायु के ज्ञान के बारे में किसान को पता होना चाहिए। ठीक है। प्रबंधन क्रियाएं जैसे स्थानीयता और मांग के अनुसार उन्नत और उपयुक्त किस्मों का चयन, खाद और उर्वरकों के उपयोग में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, पानी का उचित विनिमय, खरपतवार, कीट, है ना, पीड़कों और बीमारी का समय पर प्रबंध और कटाई, ग्रेडिंग, है ना, पैकेजिंग की उचित विधि, नुकसान को कम करने और बेहतर उपज के साथ गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने की आवश्यकता है। मतलब इसका जो अर्थ है हम क्या समझेंगे कि जो व्यवसायिक का जो उद्देश्य है किसान को बेहतर तरीके से मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ हो सकती है? अच्छे बीज का चयन करना, है ना, जिससे कि अधिक उत्पादन हो सके, खाद और उर्वरक को जानना कि कितनी आवश्यकता के अनुसार किस फसल में हमें देना है। फिर उसमें सिंचाई, है ना, पानी को जो दिया जाता है सिंचाई के माध्यम से हमें कितने समय में कितना पानी देना है। फिर खरपतवार किसे कहते हैं? जो चारा लगा होता है, यानी जो कचरा, जो अनावश्यक जो पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं हम खरपतवार। कीट पीड़क मतलब ऐसे कीट या जो कीड़े कहते हैं जिसे आप लोग, है ना, जिससे इल्ली हो जाती है ना, उसके अलावा अलग जो एफिड है ना, इन सबको हम कहते हैं कीड़े, है ना, माहू होती है। ठीक है। इसके बाद में बीमारियां, मतलब इसमें जो फसलों में लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारी है, जैसे कि विल्ट डिसीज है ना, ब्लास्ट डिसीज है, इन्हें ये बीमारियां होती है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब हमें सभी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो इसके बाद में कटाई की प्रोसेस होती है। कटाई मतलब जब हम फसल को तोड़ते हैं, है ना, तो उसे फिर किस प्रकार से पैकेजिंग किया जाए, ग्रेडिंग किया जाए अलग अलग, है ना, शेप साइज के आधार पे। ठीक है। फिर उचित विधि का उपयोग करना है, यानी ऐसी प्रोसेस को अपनाना है जिससे कि हमारी जो नुकसान है वो कम से कम हो और बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ठीक है। तो गुणवत्ता को भी बनाना है, उत्पादन भी लेना है, सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो समझ पाएंगे बच्चों इतना आप लोग। इसके बाद में आप लोगों के सिलेबस में जो सबसे पहला एक दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? चाइना एस्टर की खेती। चाइना एस्टर क्या है? चाइना एस्टर एक फ्लावर है या पुष्प है या फिर फूल है बोल सकते हैं ना। चाइना एस्टर जो है एक फूल है ना। तो अब इसको हम समझते हैं कि चाइना एस्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। चाइना एस्टर कहाँ का मूल निवासी है बेटा? चाइना एस्टर आपके चीन का मूल निवासी है ना। तो पहले लाइन में देख रहे होंगे चाइना एस्टर चीन का मूल निवासी है, जो दुनिया भर में उगाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय वार्षिक फूलों में से एक है। मतलब जो एक यह फूल है बहुत लोकप्रिय है और पूरे साल भर इसे लगाया जाता है। भारत में इसे पारंपरिक फूल के रूप में उगाया जाता है, हालांकि इसे दुनिया भर में कटे हुए फूल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है।
कटे हुए फूल मतलब ऐसे इनके द्वारा क्या बनाई जा सकती है, मालाएं बनाई जा सकती है ना, है ना। तो हम जब डंठल के साथ में फूल को कट करते हैं उसे कहते हैं कट फ्लावर, ठीक है। फिर इसे बेडिंग और बॉर्डर प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बेडिंग या बॉर्डर मतलब जब हम कोई भी क्यारी या फिर जब गार्डन लगाते हैं तो उसके आजू बाजू जो बॉर्डर के रूप में जो तैयार करते हैं, जिसमें पौधे लगाते हैं एक लाइन से कतार में, है ना, जो पौधे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते हैं, उसे कहते हैं बॉर्डर वाले प्लांट, है ना, ठीक है। इसके बाद में इसमें दिया हुआ है को चाइना एस्टर का कुल जो है, कुल कौन से कुल का है, एस्टेरेसिस, है ना, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है बेटा, तो आप लोग समझ पाए चाइना एस्टर कहाँ का मूल निवासी है, चीन का है, ठीक है। इसके बाद में आपका इसको जो किस फ्लावर के रूप में उगाया जाता है, कट यानी कटे हुए फूल के रूप में या कट फ्लावर के रूप में इसे उगाया जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसे बॉर्डर के रूप में भी इस्तेमाल, बॉर्डर प्लांट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इतनी बात आपको याद रखनी है इसमें। फिर चाइना एस्टर की किस्में दी हुई है ना, तो किस्म के बारे में अपन समझते हैं, है ना। तो चाइना एस्टर की जो किस्म है, कुछ महत्वपूर्ण किस्म है जिन्हें याद रखना है आपको, कामिनी, पूर्णिमा, फूले गणेश, फूले पिंक, है ना, पर्पल, फूले गणेश वायलेट, फूले गणेश वाइट, शशांक वायलेट, कुशन भारती नस्ल की किस्में हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे भी विभिन्न प्रकार के जो चाइना एस्टर के पौधे के बारे में दिख रहा है, जिसको कलर के हिसाब से अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो आपको कॉमन नाम याद रखना है कि फूले गणेश, है ना, फूले गणेश के साथ में आपको पिंक, पर्पल, वायलेट, है ना, वाइट, ये सब जोड़ देंगे तो आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये वेराइटी यानी किस्म होती है जिनके अलग अलग कलर और रंग के हिसाब से आपके नाम को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है ना। इसके बाद में अपन समझते हैं जलवायु। जलवायु क्या होती है ना, जलवायु जब हम कोई पौधे को लगाते हैं तो उस एरिया के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर होता है ना। तो कौन से पौधा किस टेम्परेचर में सुटेबल होता है इसके बारे में समझते हैं। तो चाइना एस्टर को तापमान लगभग कितना डिग्री चाहिए, 10 से 18 डिग्री, जो नॉर्मल इसका जो है वो कितना डिग्री चाहिए, 10 से 18 डिग्री पर इसमें कुछ रेंज दी हुई है ना। तो इसमें समझते हैं जो दिन के समय में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और रात में 15 से लेके 17 डिग्री से टेम्परेचर ये बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। आसपास बनाए रखा जा सकता है, ठीक है, जिससे, और इसमें जो आर्द्रता होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए मौसम में, 50 से 60% की सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना समझ पाए होंगे। जलवायु यानी क्या होता है कि जो तापमान होता है ना उसे कहते हैं हम जलवायु, ठीक है। अब इसके बाद में हम समझते हैं मिट्टी, है ना, मिट्टी के बारे में समझते हैं कि हमें मिट्टी क्या होती है, आप तो काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो, है ना। मिट्टी जो है चाइना एस्टर के लिए एक अच्छी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सूखी रेतीली मिट्टी बहुत अच्छी मानी गई है, और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दोमट मिट्टी, और, है ना, तो रेतीली मिट्टी भी चलेगी, रेतीली दोमट या फिर भरपूर दोमट मिट्टी भी इसमें, यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उनसे भरपूर मिट्टी चाहिए। और जो इसका पीएच कितना होना चाहिए बेटा, जो पीएच है 6.8 से लेके 7.5 होना चाहिए, है ना। जो पीएच का रेंज है वो कितना होना चाहिए, 6.8 से 7.5। तो ये जो रेंज होता है क्या होता है, अम्लीय कहलाता है ना। तो जो जैसे कि आपको पता भी होगा कि 1 से लेके 7 तक की जो रेंज होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। 7 जो होती है उदासीन होती है, और 7 से लेके 14 तक की आपकी क्षारीय मिट्टी होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन समझते हैं, है ना,
क्या दिया हुआ है आपका, प्रोपोगेशन, है ना। प्रोपोगेशन के बारे में समझते हैं। प्रोपोगेशन होता क्या है, प्रोपोगेशन का मतलब क्या है ना। प्रोपोगेशन यानी ऐसी एक मेथड है जिसके द्वारा हम पौधे को तैयार करते हैं। तो जो चाइना एस्टर होता है ना, प्रोपोगेशन या प्रसार जिसे कहा जाता है ना, यानी चीज़ों को बढ़ाना, हम किस प्रकार से एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। तो चाइना एस्टर के पौधों को बीज के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। मतलब जो चाइना एस्टर का पौधा है उससे हम कैसे तैयार करते हैं, बीज के माध्यम से तैयार करते हैं। और जो बच्चों इसमें बीज की मात्रा होती है, यानी 1 हेक्टेयर में हमें 2.5 से लेके 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। मतलब 1 हेक्टेयर में जो है बीज है वो कितना लगता है, आप बोल सकते हैं 2.5 से लेके 3 किलोग्राम तक के बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में भूमि की तैयारी दी हुई है ना, भूमि की तैयारी दी हुई है। अच्छा, और इसमें एक पॉइंट है जो दिया हुआ है, नर्सरी में सितंबर अक्टूबर माह के दौरान बीज बोए जाते हैं। तो जो बीज को लगाने का जो समय दिया हुआ है नर्सरी जब तैयार करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर की माह में हमें बीजों को लगा देना होता है। और इसके 1 महीने बाद हमें पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं। जब भी कोई नर्सरी हम तैयार करते हैं तो उसे तैयार करने के बाद में 1 महीने के बाद में दूसरे स्थान पर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है ना। शिफ्ट मतलब दूसरी जगह रोपा जाता है। ठीक है, इसे ठीक है समझ पाए। इसके बाद में हम समझते हैं खेत की या भूमि की तैयारी और रोपण का समय, है ना। तो जो है इसमें दिया हुआ है कि जो खेत की जो तैयारी किस प्रकार से करते हैं, हमको पता होना चाहिए कि कोई भी फसल को लगाने से पहले हमको कम से कम 3 बार उसकी जुताई करनी है। और उसकी जो गहराई होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसके बाद में क्या होना चाहिए कि हर जुताई के बाद में लगभग 1 से 2 बार पाटा चलाना चाहिए। और जब दूसरी पहली बार जुताई करते हैं उसके बाद में पाटा चलाया जाता है, दूसरी बार फिर जुताई करते हैं तो आप इसमें गोबर की खाद को मिला सकते हैं जिसे कहा जाता है FOIM। कितनी मात्रा में मिलानी है गोबर की खाद, 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। मतलब हेक्टेयर यानी कितना होता है, लगभग 2.5 एकड़ माना जाता है अपने यहाँ, है ना। तो 1 हेक्टेयर बराबर लगभग 2.5 एकड़ होता है। तो उसमें हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, 10 से 15 टन, है ना। ठीक है, और जो इसमें FOIM के जगह में क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद को भी डाल सकते हैं, है ना। वर्मी कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं, जो केचुए के माध्यम से तैयार की जाती है, केचुआ वाली खाद भी कहते हैं कुछ जगह, है ना इसे। ठीक है, इसके बाद में जो बुआई कि हमने जब बीज तो बो दिया है ना, बीज बुआई के बाद में हमें क्या करना होता है, पौधे को लगाना होता है ना। तो जो इसका जो समय क्या है, सितंबर से अक्टूबर, है ना, में जब हम बीज बोते हैं। और उसके बाद में जब उसे रोपाई की जाती है तो कब की जाती है, नवंबर या अक्टूबर, यानी 1 महीने का अंतराल देख रहे हैं। जब भी कोई बीज बोते हैं तो जैसे सितंबर में बो दिया है तो उससे हम रुपाई कब करेंगे, अक्टूबर में, है ना। अगर से अक्टूबर में बोआ है तो नवंबर में इसकी रुपाई कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद में हम समझते हैं क्या दिया हुआ है, अंतराल मतलब स्पेसिंग। तो हम कभी भी जब भी कोई पौधे को लगाते हैं तो पौधे से पौधे के बीच में एक दूरी होती है, ऐसे पास पास में तो नहीं लगाते हैं ना। तो पौधे से पौधे के बीच में जब दूरी होती है तो दो पौधे के बीच में जो डिस्टेंस बनाई जाती है या दूरी रहती है उसे कहते हैं हम अंतराल या स्पेसिंग। तो जो चाइना एस्टर के पौधों में जो दूरी है उसमें कितनी दूरी होनी चाहिए, 30 30 बाई 30, यानी 30 × 30 दिया हुआ है, या फिर 45 बाई 45 दिया हुआ है। दो आप दूरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया हुआ है जो हल्की मिट्टी होती है उसमें कैसी दूरी होनी चाहिए, 45 बाई 20 होनी चाहिए। और जो है ना मध्यम प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें 60 बाई 20 की दूरी
होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो जो नॉर्मल होती है वो 30/30 या 45/45 होती है, बट हल्की मिट्टी के लिए हमें 45/20 और भारी मिट्टी के लिए 60/20 का उपयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं खाद और उर्वरक। खाद सभी लोग जानते हैं, जो FOIM है या फिर वर्मी कंपोस्ट है ना। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? खेत तैयार करते समय। पिछली बार भी पढ़ाई कि 10 से 15 टन। फिर इसके बाद में NPK। NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का एक रेशो है, जो फर्टिलाइजर है। जब हम आप फर्टिलाइजर पढ़ेंगे एक बार, तब आप इसे देखेंगे, है ना। तो NPK आपको याद रखना है 120, 80, है ना, और 120। ठीक है, तो जो इसका रेशो है ना 120, ये क्या का है? नाइट्रोजन का, है ना। फिर आपका क्या दिया हुआ है? 80 जो है ना, 80, 80 आपका फास्फोरस का, ठीक है। और फिर 120 ये का है? पोटेशियम। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद में ये प्रति हेक्टेयर देना है ना। ठीक है, इसके बाद में सिंचाई दी। सिंचाई सभी लोग जानते हैं, पौधों को पानी देने की एक कृत्रिम विधि होती है, जिसे कहते हैं सिंचाई। इसमें आमतौर पे जब सिंचाई कितने दिनों बाद देनी होती है? ठंड के दिनों में तो काफ़ी दिनों बाद देनी होती है, बट जब गर्मी का मौसम होता है तब हम इसमें 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई के लिए इसे उपयोग करते हैं, या सिंचाई देने की सिफारिश की जाती है, फिर बताया जाता है। ठीक है, फिर एक इसमें दिया हुआ है पिचिंग। पिचिंग एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, इसमें विभिन्न पौधों में भी होती है, फूल वाले। तो पिचिंग होता क्या है, ये एग्जाम में आता है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, है ना। पिचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जब समय से पहले फूल को प्राप्त करना होता है। तो कुछ किस्मों में महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है ना। जब हमें समय से पहले फूल को प्राप्त करना होता है, यानी जल्दी फूल हमें चाहिए, तब हम इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसमें कुछ किस्मों के हिसाब से रुपाई के 1 महीने बाद इसमें क्या करते हैं? मुख्य तने या सूट की पिचिंग करने से इसके नोड्स, शाखाएं, फूल और फूलों की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतलब जब हम पौधा 1 महीने का हो जाता है तो उसके मुख्य तने को तोड़ दिया जाता है, जो ऊपरी वाला भाग होता है उसे कट कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? पौधे में शाखाएं बढ़ती है, फूल बढ़ते हैं, है ना, और फूलों का जो उपज है वो बढ़ता है। ठीक है, लेकिन फूल आने में 8 से 12 दिन की देरी हुई, है ना। तो इससे क्या होता है? थोड़ा फूल लेट आते हैं, पर जो उत्पादन है वो बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में कटाई दी हुई है ना। कटाई आप लोग जानते हैं, कटाई क्या होती है? कटाई यानी जब फूल को तोड़ा जाता है ना। तो जो फूल है, कोई भी फूल है, उसको तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे कटाई कहते हैं। और फिर कटाई के बाद की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं, है ना, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है हार्वेस्टिंग, है ना। और पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब कटाई कहते हैं हम हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग कहते हैं कटाई के बाद की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कटाई। तो कटाई फूल को 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं हम इसमें, है ना। तो 2 प्रकार से कैसे? अलग अलग फूलों की माला पूजा करने, है ना, इन्हें पूजा के लिए अलग से तोड़ा जाता है और माला के लिए अलग से तोड़ा जाता है। ठीक है, तो समझ पाए हैं? इतना ही आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसमें जो उत्पादन दिया हुआ है प्रति हेक्टेयर में, जो इसका उत्पादन है वो कितना दिया हुआ है? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, जब भी गुलदार में जब पौधे को लगाना होता है तो उसमें हम कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है फूल का, है ना, सुक्रोज, है ना, प्लस
60 ग्राम सुक्रोज 250 ग्राम मिलीग्राम, है ना। फिर 8 HQS प्लस 70 मिलीग्राम CC प्लस 50 मिलीग्राम सिल्वर नाइट्रेट, है ना, प्रति लीटर के उपयोग के माध्यम से कट फ्लावर का जीवन 30% तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर अगर से डीप करते हैं तो जो फूल है वो लंबे समय तक ताजे और स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद सभी बच्चों का यहाँ पर, है ना। तो हमारा जो चैनल है AM, है ना, एग्रीकल्चर क्लासेस, इससे आप अधिक से अधिक शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।